आर टॉकिंग अबाउट रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं होमोलोगस में, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में। तो जो टर्म है रिकॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम इसकी बात करें, और क्योंकि मैंने आपसे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की बात करी, तो जो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन है ये बहुत ही एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मियोसिस का। मियोसिस में जब क्रोमोसोम्स, और चाहे वो सिस्टर क्रोमोसोम्स हों, ये एक डाइवर्सिटी जनरेट करते हैं। कब? क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के टाइम पर, या माइटोसिस के समय ये देखने को मिलते हैं डीएनए डैमेज के रिपेयर के लिए। तो उस समय ये रेप्लिकेशन फॉर्क को एकदम ब्लॉक करके रख देते हैं, स्टैल्ड करके रख देते हैं। क्या है रिकॉम्बिनेशन? इसको साइट स्पेसिफिक पॉइंट पे कैसे समझ सकते हैं? किस पर्टिकुलर साइट पर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में एक्सचेंज से बनता है? सोमैटिक सेल में है तो इट इज़ कॉल्ड अ सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ऐसा रिकॉम्बिनेशन जो हमें नॉन जर्म सेल में दिखाई देगा, यानी माइटोसिस के समय दिखाई देगा, मियोसिस के समय दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम में ज़्यादातर देखने को हमें मिलता है। जो हमारा रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है, इसका जो अडेप्टेशन है वो कई बार हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में भी एज अ रिज़ल्ट देखने को मिला है। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको सिनेप्टिक जंक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो आपको क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि दो सिस्टर क्रोमेटिन अपने पास में आ रहे हैं। सिस्टर क्रोमोसोम एक जिपर लाइक पैटर्न में जुड़ने लगते हैं। फर्स्ट डायग्राम में इसमें क्लोजनेस इंक्रीज हो रही है। सेकेंड डायग्राम में जहाँ पे जाइगोटीन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में जिप लाइक इन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया है। थर्ड डायग्राम में ये जो जिपर है ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होकर खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करता है। डिप्लोटीन में आप कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं जहाँ पर एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ मिलकर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। डैनकाइनेसिस के समय पर हमने ये देखा कि जो विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स है ये हमें ज़्यादा दिखाई देती है। क्रोमोसोम्स ये जो बैंड्स बना रहे हैं, या क्रोमोसोम्स ये जो एक दूसरे से नज़दीकी बढ़ा रहे हैं, ये पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग की जो टर्म है वहाँ पे हम वर्ड काम में लेते हैं सिनैप्स फॉर्मेशन। और ये जो क्रिस क्रॉस मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं कायज़मेटा फॉर्मेशन। और हमें ये पता है कि जो ये सिनेप्टिक जंक्शंस बनते हैं, ये सिनेप्टिक जंक्शंस इसलिए बनते हैं जिससे क्रॉसिंग ओवर किया जा सके। क्रॉसिंग ओवर का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो क्रोमोसोम का एक कैरेक्टर जो कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड पर है, ये एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र करता है। तो मियोसिस की जो मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस बताई, इसमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं डीएनए के लेवल पे। तो ये जो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन है इसके बारे में मैं बात करूंगी। उसके पहले मैं आपको नॉकआउट्स के बारे में बताती हूँ। देखिए, हम बायोटेक की बात करेंगे, और जब हम रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जब भी बात करते हैं तो पहले मैं जीन नॉकआउट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं, ट्रांसजेनिक्स के बारे में आपको बता दूं। आजकल हम जो नई टर्मिनोलॉजी काम में ले रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेशन का कहाँ पर क्या यूज़ है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांसजेनिक्स की बात करती हूँ। तो ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट हम मॉडिफाई करके उसकी जर्म लाइन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इसको हम ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। और इससे बनने वाले जो एनिमल होते हैं उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। इसमें डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट जीनोम में या जीनोम के ही पैटर्न की कॉपी की फॉर्म में या क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखने को मिलता है। ये डायग्राम हमको क्लियर कर रहा है कि हमने प्लाज्मेट
और phasmid, इसमें से किसी में से जीन का एक सेगमेंट लिया, उसको हमने न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया और इस मॉडिफाइड सेल को हमने एक पर्टिकुलर माउस में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल और एनी एग सेल, उसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। अब इस माउस के जो बेबी होंगे, इसकी प्रोजेनी में देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमने देखा कि प्रोजेनी में ये जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को अपने में कंटेन करके रहता है और इस तरह से बनने वाले एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी हम काम में लेते हैं इसी रिकॉम्बिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज कॉल्ड एज जीन नॉकआउट्स और ट्रांसजेनेटिक्स। जीन नॉकआउट का मतलब कि एक पर्टिकुलर साइट पर टारगेट करके और उस जीन पर हमने अटैक कर दिया है, आइदर मैं उस जीन को ब्लॉक कर दूं और उस जीन की साइट पर मैं कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस को ऐड कर दूं, ठीक है, तो इसको हम जीन नॉकआउट कहते हैं। ट्रांसजेनेसिस की बात हम अभी कर चुके हैं। जीन नॉकआउट के लिए हम क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लेते हैं। ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, हमें पता है ये टोटीपोटेंट नेचर की है, इनको हम इंजेक्ट कर देते हैं माउस की ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट आपको पता है, ये वो स्टार्टिंग प्लेट है जहाँ पर नए जो एनिमल है उसका फॉर्मेशन बिगिन हो चुका है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जनरेट करेगा स्पेसिफिक डिसेंडेंट सेल्स को और ये काइमेरिक अडल्ट माउस बनाने का काम करेगा। काइमेरिक फॉर्म यानी मेन डीएनए के साथ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए भी अटैच्ड पोजीशन में रहती है। जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स किसी भी जर्म लाइन के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस स्पेसिफिक पार्ट से अफेक्टेड होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो जीन्स हैं, पर्टिकुलर कोई भी जीन हो सकता है, चाहे मैं मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल वाले जीन की बात करूं, चाहे मैं लैक्टोस प्रोडक्शन वाले जीन्स की बात करूं, चाहे मैं इंसुलिन प्रोडक्शन वाले जीन्स की बात करूं, या मैं बिग साइज ऑफ माउस की बात करूं, तो कोई भी जीन्स जो हैं दे कैन बी एडेड किसमें, माउस की जर्म लाइन में, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफेक्टिंग सीक्वेंस। और किसमें की जाती है ये बाइंडिंग, ये हमारी की जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में। कब की जाती है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, तभी वो आगे के माइस में हमें देखने को मिलती है। तो पर्टिकुलर जो जीन नॉकआउट हैं उसको इस डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कौन सी पोजीशन पर जीन में बाइंडिंग हुई और बाइंडिंग के बाद इसकी स्किन कलर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसकी जो बॉडी की इसके फर कलर है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसके साइज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, एंड सो ऑन। इन सारे कैरेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं। ये जितने भी जीन नॉकआउट्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो भी जीन है, इसमें से स्पेसिफिकली जो एंडोजीनस जीन हैं, इनका रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। किनसे, उन जीन से जो कि ट्रांसफेक्टेड पोजीशन में आते हैं, यानी बाहर से आए हैं, जिनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब कंपलसरी पोजीशन क्या है कि कौन सी पोजीशन पर ये ऐड होंगे, तो ये हमेशा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन वाली साइट पर ऐड होंगे। तो रिकॉम्बिनेशन न केवल माइटोटिक सेल में काइस्मेटा फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये बायोटेक्नोलॉजी का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर हम ट्रांसफेक्टेड जीन्स की और एंडोजीनस जीन का कॉम्बिनेशन कराते हैं। कौन सी साइट पर, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन साइट पर, और होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है।
इस होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के सक्सेसफुल अकरेंस के लिए हमें कुछ मार्कर्स देखने होते हैं, वो मार्कर्स जो कि हमें बता सकें कि हाँ इस पोजीशन पे पर्टिकुलर चेंजेस जो हम चाहते थे वो हो गए हैं। किस तरीके से हम इनको पहचानेंगे? तो इनके मार्कर्स भी जीन्स ही होते हैं। तो जैसे इंटीग्रेटेड जीन हमें दिखाए तो वो कौन सी साइट पर लॉस्ट जीन है और कौन सी साइट पर उसमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला है, इनकी हम बात करते हैं। देखिए, जब हम रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक सिस्टम बताऊंगी जिसको हम कहते हैं क्री और लॉक्स सिस्टम। ये क्री और लॉक्स जीन का एक स्पेसिफिक एरिया है। तो जब मैं जीन नॉकआउट की बात करती हूँ या ट्रांसजेनिक्स की बात करती हूँ तो ये ज़्यादातर हमें कौन सी पोजीशन पर दिखाई देते हैं? क्रीलॉक्स सिस्टम में, है ना। और क्रीलॉक्स सिस्टम में हम इनकी दोनों टर्मिनोलॉजी की स्टडी करते हैं, नॉक आउट एंड नॉक इन। तो नॉकआउट क्या है? नॉकआउट इज अ प्रोसेस इन विच जीन फंक्शन इज एलिमिनेटेड। जीन का फंक्शन एलिमिनेट हो चुका है और जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो कोडिंग सीक्वेंस का हुआ है। कैसे हमने इसको देखा? सेलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से देखा। इन विट्रो कंडीशन में यानी टेस्ट ट्यूब में या पैट्री प्लेट में जब हमने इसे किया था, और हमने इसकी ट्रांसफरिंग के लिए क्या किया कि इस नॉकआउट पॉइंट का तो जीन हटा दिया, रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे ऑल्टर्ड जीन लगा दिया, जिससे रिकॉम्बिनेशन बनने पर वो जीन खुद को एक्सप्रेस कर सके। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जीन निकल गया, दैट इज कॉल्ड एज नॉकआउट, कि मारा एकदम टारगेट पे था और उस पोजीशन से रिमूवल ऑफ जीन हमने कर दिया। सेकेंड प्रोसेस ये नॉक इन प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि हमें उस स्पेसिफिक साइट पे बार बार टारगेट करके म्यूटेशंस करवानी होती है। म्यूटेशन के आपको वेरियस फैक्टर्स पता हैं, मस्टर्ड गैस हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है, अल्फ़ा बीटा गामा रेज हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है, आपके परमिसेबल कलर्स हो सकते हैं, मेटल हो सकती है, और वेरियस फैक्टर्स जो कि म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो नॉक इन प्रोसेस में अपना रोल शो करते हैं। इस वाले डायग्राम में आपको ये पूरी डीएनए दिखाई दे रही है, मतलब क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, इसका एक स्पेसिफिक जीनोम दिखाई दे रहा है, और इस स्पेसिफिक जीनोम के साथ मुझे दिखाई दे रहा है एक क्री रिकॉम्बिनेज कैटलेज, जो कि एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का काम करता है, लॉक्स साइट को पहचानता है। एक क्रोमोसोम पे साइट है, दैट इज कॉल्ड एज क्री साइट। अनदर जो क्रोमोसोम है जो कि उसका होमोलॉगी है उस पे रहती है लॉक्स। और ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन चेन दिख रही है, और ये वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन चेन को मैं मल्टीपल कलर से दिखा रही हूँ। आपको दिख रहा होगा इसमें पर्पल है, ग्रीन है, येलो है, ब्राउन है। तो ये एक बिग साइज की प्रोटीन है जो कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम की तरह काम करती है। और आप दोनों डायग्राम्स में देखिए, एक में ये क्री साइट को एक्टिवेट कर रहा है और दूसरे में ये लॉक साइट को एक्टिवेट कर रहा है। रिकॉम्बिनेशन की बात कर रही थी, नॉकआउट में इसका यूज़ मैंने बताया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में इसका यूज़ मैंने बताया, माइटोसिस में भी ये दिखाई देता है, जबकि मैंने कहा कि इम्यूनोलॉजी में इसका यूज़ है, और ये मियोसिस में भी दिखाई देता है। तो ये डायग्राम मियोसिस को एक्सप्लेन करता है। अब जबकि मैं होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं इसमें एक टर्मिनोलॉजी काम में लेती हूँ, सिनेप्सिस फॉर्मेशन। तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन अकर बिटवीन सिनेप्स्ड क्रोमोसोम, किसमें? इन मियोसिस स्टेजेस। तो मुझे इसमें दिखाई देती है टर्म सिनेप्सिस। दूसरा मुझे इसमें दिखाई देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ईच ऑफ टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। हमें पता है कि रेप्लिकेशन से जो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ है उनको हमने सिस्टर क्रोमैटिड नाम दिया, और इसमें एक सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई
2 कॉपीज़ की हम बात करेंगे। ये सिस्टर क्रोमेटिड कब अटैच होते हैं और कब डिटैच होते हैं, तो इसके लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं, द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट व्हेन ड्यूरिंग एनाफेज। किसमें? माइटोसिस में। या इनका सेपरेशन कब होता है? एनाफेज 2 में, मियोसिस 2 की एनाफेज 2 में। अदरवाइज सिस्टर क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर की हेल्प से अटैच्ड कंडीशन में रहते हैं। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में रहते हैं, तो हमने इनके लिए टर्मिनोलॉजी काम में ली बाइवेलेंट। तो द स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑल 4 क्रोमेटिड्स। देखिए, क्रोमेटिड की 2 स्टेम्स जब सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर से सेपरेट हो गई है तो ये हो गए 2 क्रोमेटिड। और जब 2 क्रोमोसोम्स जुड़कर टेट्राड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम बाइवेलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, विच कंटेन्स 2 रिप्रेजेंटिंग ईच होमोलॉगी। तो 2 होमोलॉग्स जुड़कर एक बाइवेलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। कब दिखाई देते हैं बाइवेलेंट? एट द वेरी बिगनिंग, एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ मियोसिस, वहाँ पे मुझे ये बाइवेलेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जब मैं होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की ही बात कर रही हूँ तो एक और हम टर्मिनोलॉजी काम लेते हैं, एक ऐसी साइट जहाँ पर क्रोमोसोम्स ने अपने बीच में एक बॉन्डिंग पॉइंट बनाया, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस मतलब बाइंडिंग होना, नीमा मीन्स थ्रेड, तो 2 थ्रेड जहाँ पर सिनेप्टिक जंक्शन बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल। और क्योंकि 2 से ज़्यादा थ्रेड इसमें जुड़े हुए हैं सो इट इज़ कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है किसी भी सिनेप्स बनाने वाले क्रोमोसोम्स का। इनके बीच में हमें दिखाई देता है जॉइंट मॉलिक्यूल। तो अ पेयर ऑफ डीएनए जो डुप्लेक्सेस हैं, एक डीएनए का सिंगल जो स्ट्रक्चर है और जो एक डुप्लेक्स स्ट्रक्चर है, इनका कनेक्शन होता है एक दूसरे से और इस कनेक्शन के बाद रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल से। यानी एक क्रोमोसोम से जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस सिनेप्टिक जंक्शन वाले पॉइंट से दूसरे क्रोमोसोम में एक्सचेंज करके चला जाता है। रिकॉम्बिनेशन में हम ये देखेंगे डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इनिशिएट रिकॉम्बिनेशन। तो जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक होगा ये नॉर्मली रिपेयर के टाइम पे दिखाई देता है। रिपेयर की मैं बात कर रही हूँ, हालांकि रेप्लिकेशन जैसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन जो डीएनए है इसमें रिपेयरिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो जब भी डीएनए स्ट्रैंड जो है डबल स्ट्रैंडेड का जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें जहाँ पर भी रिपेयरिंग होती है वहाँ पे एक मॉडल हमें देखने को मिलता है रिकॉम्बिनेशन का, जिसमें स्पेशल डबल स्ट्रैंडेड जो ब्रेकिंग होती है वहाँ पे हमें सिंगल डीएनए डुप्लेक्स बनता है जो कि एज अ रेसिपिएंट काम करता है और उसकी रेलिवेंस हमें दोनों में देखने को मिलती है, मियोटिक में एज वेल एज माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन में। और ये दोनों होमोलोगस टाइप के रिकॉम्बिनेशन होते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से? इसमें एक रेसिपिएंट डीएनए है और अनदर इज अ डोनर डीएनए। ये जो रिएक्शन है इसकी बिगिनिंग हमें दिखाई देती है 5 प्राइम साइट पर। 5 प्राइम साइट पे इसलिए दिखाई देती है क्योंकि 5 प्राइम साइट पे पहले एक एक्सोन्यूक्लियस आता है, एक्सोन्यूक्लियस बाइंड होता है, वो इसकी 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड जो एंड है उसको डोनर डुप्लेक्स के लिए एक्टिवेट या इन्वेड करने का काम करता है। देखिए आपको ब्लू एंड रेड कलर के क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 5 प्राइम साइट हमने देखी, हमें स्टिकी एंड्स यहाँ पर दिखाई दिए। जहाँ पर भी स्टिकी एंड्स बनेंगे वही फर्दर रिकॉम्बिनेशन का काम करेंगे। आपने देखा सिंगल साइट पे बाइंडिंग हुई सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। जो 4th डायग्राम है इसमें आपको 2 साइट पर क्रॉसिंग ओवर या क्रिस क्रॉस या क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनते दिखाई दे रहे हैं
और जब ये सेपरेट होते हैं तो आप ये देखिए दोनों में एक सेगमेंट बन गया, ठीक है। तो ये न्यू रिकॉम्बिनेशन होगा। तो पहली चीज़ डबल स्ट्रैंड की ब्रेकिंग होगी, किसके लिए? फॉर द इनिशिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन इनिशिएट ही तब होगा जबकि इस डबल स्ट्रैंड में ब्रेकिंग हो गई। तो जब हमें सिंगल स्ट्रैंड जो दिखाई दे रहा है उसका एक डुप्लेक्स है, डिस्प्लेस हुआ, एक दूसरा जो डुप्लेक्स है वो हमें दिखाई दिया, इसमें सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन हमें दिखाई दिया और इसने एक डी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, दैट इज कॉल्ड एज डी लूप। जब स्ट्रैंड एक्सचेंज हो जाता है, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक स्ट्रैंड दूसरे से एक्सचेंज हुआ, तो जो सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर बना था उसकी जगह हेटेरो डुप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। इस जो हेटेरो डुप्लेक्स था इसमें ए का एक पार्ट बी में चला गया और बी का एक पार्ट ए में चला गया। तो ये क्या था? होमोलोगस। एक मैटरनल क्रोमोसोम था, एक पैटर्नल क्रोमोसोम था और मैटरनल एक कैरेक्टर मेल चाइल्ड में चला गया और पैटर्नल एक कैरेक्टर फीमेल चाइल्ड में आ गया। इसी को हम कहते हैं द स्ट्रैंड एक्सचेंज जनरेट्स अ स्ट्रेच ऑफ हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए विच कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रैंड फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है, मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों। अब ये साइट आप देखिए जहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड की ब्रेकिंग हुई है, यहाँ पे आपको लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लू वाले में स्ट्रैंड में भी दिख रहा है और इधर रेड वाले में भी आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो जब इस जगह पर न्यू डीएनए सिंथेसिस होगी, ये रिप्लेस करेगा ऐसे मटेरियल को जो कि यहाँ पर डीजेनरेट हो रहा है। इसके लिए ब्रांच का माइग्रेशन है। व्हाट इज ब्रांच माइग्रेशन? तो ब्रांच माइग्रेशन इज द एबिलिटी किसकी? ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड। क्या करता है ये डीएनए स्ट्रैंड पार्शली पेयर्ड है, किसके साथ? अपने एक कॉम्प्लीमेंट के साथ। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डुप्लेक्स। और ये एक्सटेंड करता है पेयरिंग को, किसके लिए? जिससे ये डिस्प्लेस कर सके मेन जो इसका रेजिडेंट स्ट्रैंड है और दूसरा जो कि इसका होमोलॉगी स्ट्रैंड है, दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट को। ये जो फॉर्मेशन होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेकिंग का, इसके लिए जो कैप्चरिंग की जाती है सेकेंड डबल स्ट्रैंड जो ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे अनीलिंग होती है। अनीलिंग यानी डिसोसिएशन, है ना। अनीलिंग होती है स्ट्रैंड की और यहाँ पर जनरेट होता है एक जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट जॉइंट। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट्स जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्टिवेट हो गए। ये जो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए, इट कुड बी एंजाइम्स, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट की पैटर्न में हो सकते हैं। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये रिकॉम्बिनेंट को जॉइंट करने का काम करेंगे, जिससे जो दो डीएनए हैं और दो डीएनए के डुप्लेक्सेस हैं, ये हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन कर सकें। इस जंक्शन को पहली बार हमने नाम दिया था हॉलिडे जंक्शन, ठीक है। तो इनसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड एज हॉलिडे जंक्शन। ये जो जॉइंट पोजीशन पे जॉइंट मॉलिक्यूल हैं, ये रिजॉल्व करते हैं टू सेपरेट डुप्लेक्स मॉलिक्यूल्स को और एक स्लाइड सा वहाँ पे एक निक बना देते हैं, ठीक है, एक छोटा सा कट बना देते हैं, एक निकिंग कर देते हैं दोनों कनेक्टिव स्ट्रैंड के साइड पर। जब रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो ओरिजिनल एक्सटेंड पर और नंबर 2 रिजोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा अपनी कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं। इस पोजीशन पर जहाँ पर हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, इसका क्रिएशन जो है ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। और अगर ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है यहाँ पे कोई भी मिसमैच रिपेयरिंग हो गई है तो फिर ये सेलेक्ट नहीं किया जाता।
तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि रिकॉम्बिनेशन तो एक करैक्टर है सेल का, जीन का, डीएनए का, लेकिन अगर मिसमैच हो गया, सी के सामने टी आ गया, ए के सामने जी आ गया, ए के सामने ए आ गया, टी के सामने टी आ गया, यानी मिसमैचिंग जहाँ पर भी हो गई वहाँ पर जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा मिसमैच का। और अगर एक दो न्यूक्लियोटाइड से ये किया जा सकता है तो चेंजिंग हो जाती है 1 और 2 मॉलिक्यूल्स की, एज वेल एज एक स्ट्रैंड अगर मिसमैच चल रहा है तो ये पूरे के पूरे जो स्ट्रैंड है उसी को रिमूव कर देता है। तो बहुत स्पेसिफिक पैटर्न में रिकॉम्बिनेशन काम करता है। देखिए, आप लोग जब रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो मैंने इसमें 2 या 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। कई बार आप सिलेबस जब देखते हैं ना तब भी आप लोगों को लगता है कि रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, जीन नॉकआउट्स, ट्रांसजेनेसिस, और जब भी आप रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो ये पूरा टॉपिक जब हम स्टडी करते हैं ना तो इसकी हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर। हालांकि ये टॉपिक पूरा होता है रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर, क्योंकि तीनों का प्रोसेस लगभग मोर और लेस कॉमन है। न्यूक्लियोटाइड्स के जैसे ही पैरेलल बाइंडिंग होती है वहीं पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन होता है, नई सेल में उसका रिकॉम्बिनेशन होता है, और कहीं पर भी मिसमैच दिखाई देता है वहाँ पर इसका सेल्फ करेक्शन, सेल्फ परपिटुएशन डीएनए में चलता रहता है। अब मैं जीन कन्वर्जन की बात करती हूँ, इसमें हम इंटर एलिक रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अलील का मतलब आपको पता है ना, तो इंटर अलीलिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें। तो जब भी हम मिसमैच रिपेयर की बात करते हैं, रिपेयर 6 टाइप का होता है, यहाँ पे मैचिंग में प्रॉब्लम है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मिसमैच जीन रिपेयर। इसमें क्या हुआ है, जो हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए है इट जनरेट्स किस फॉर्म में, नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन की फॉर्म में, और ये जो प्रिडिक्शन हुआ है किसका हुआ है, ये जीन का कन्वर्जन हो गया है। ठीक है, तो इस पैटर्न में ये अपनी वर्किंग शो करता है। अब किस तरह से जो सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड है किस तरह से ये अनीलिंग करता है, तो इसका एक स्पेसिफिक मॉडल है दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड अनीलिंग मॉडल, SDSA मॉडल। ये क्या काम करता है, ये माइटोसिस में दिखाई देता है, माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिखाई देता है, और ये जीन का कन्वर्जन कर देता है, यानी जीन का एक एरिया जो कि एक स्पेसिफिक साइट पर है उसको कन्वर्ट करके दूसरे जीन में सेट कर देता है। ठीक है, तो ये जो जीन कन्वर्जन हुआ इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, जो डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास डीएनए था उसकी ब्रेकिंग हुई, तो डबल स्ट्रैंडेड जीन ब्रेक हुआ, जीन कन्वर्जन हुआ, और बिना क्रॉसिंग ओवर के भी कई बार ये फॉर्मेशन क्रिएट की जा सकती है। अब ये एक मैंने डबल स्ट्रैंडेड आपको अनीलिंग मैकेनिज्म दिखाया। इसके अलावा जो डीएनए है कई बार ये सिंगल स्ट्रैंडेड अनीलिंग मॉडल भी बनाता है। तो ये क्या होता है कि कहीं पर मिसमैच जब आ गया है तो दोनों की दोनों स्ट्रैंड कॉपी करने के बजाय केवल जो सिंगल स्ट्रैंडेड अनीलिंग मैकेनिज्म है ये काम करता है और ये अपनी स्ट्रैंड को मेंटेन करने में पार्टिसिपेट करता है। इसी स्ट्रक्चर को, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। Always be the light things aren't used to